हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। हम अपने पार्ट 6 पॉलिटी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। शुरू एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू से योर सपोर्ट फॉर माई फाइट। थैंक यू सो मच। तो पॉलिटी का फंडामेंटल राइट हम आज स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। फंडामेंटल राइट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अ मेंस, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं फंडामेंटल राइट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राइट होता क्या है। व्हाट इज़ अ राइट, जिसको अधिकार हिंदी में बोलते हैं। तो राइट सिंपली सम एंटाइटलमेंट और क्लेम, इनको हम क्लेम बोल सकते हो और एंटाइटलमेंट भी बोल सकते हो। दीज आर सिंपल क्लेम और एंटाइटलमेंट टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म और सर्टेन एक्शंस। तो हमारी जो एक क्लेम है, एक रीजनेबल क्लेम, सिंपली राइट्स कहलाते हैं। अब कैटेगरी ऑफ राइट्स अगर देखें तो देयर आर नेचुरल राइट्स, देयर आर ह्यूमन राइट्स, देयर आर लीगल राइट्स, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द सिविल पॉलिटिकल राइट। सिंपल है। अब नेचुरल राइट कौन से होते हैं? नेचुरल राइट्स आर द राइट्स विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन्स बाय द नेचर। जो नेचर ने हमें राइट्स दिए हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग एज गिवन बाय द नेचर। तो दीज आर द नेचुरल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तीन राइट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक के अकॉर्डिंग 3 नेचुरल राइट होते हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सिंपल। सेकेंड इज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या होते हैं? दीज आर द राइट्स आर द फंडामेंटल टू ह्यूमन डिग्निटी। जो ह्यूमन डिग्निटी है, एक अच्छे जीवन, जिंदगी, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए, इज्जत भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो हमें राइट्स चाहिए एज अ ह्यूमन, दीज आर द ह्यूमन राइट्स। फ्रीडम टू रिलीजन, फ्रीडम टू फेयर ट्रायल, ये सारे के सारे हो गए हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। देन कम्स द लीगल राइट्स, राइट्स विच ड्राइव फ्रॉम द लीगल और लॉ और स्टैट्यूट्स। सो जो हमें स्टैट्यूट से मिलते हैं, लेजिस्लेचर के थ्रू मिलते हैं, दीज आर द लीगल राइट्स। राइट टू स्ट्राइक हो गया, राइट टू पेटेंट राइट, और मोस्ट ऑफ द मॉडर्न राइट आर द लीगल राइट। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सिंपल है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर लीगल राइट आल्सो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट एनसाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखे गए अधिकार है हमारे, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सिंपल है। सिविल पॉलिटिकल राइट की बात करें तो पॉलिटिकल राइट ऐसे राइट हैं जो हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड राइट मिले हैं। दीज आर द पॉलिटिकल राइट। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक पावर्स है ना, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, दीज आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल राइट। सिविल राइट क्या होते हैं? सिविल राइट आर द दोज राइट विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ईच पर्सन टू लीड अ सिविलाइज्ड सोशल लाइफ। जो सिविलाइज्ड सोशल लाइफ के लिए हमें अधिकार चाहिए वो हैं सिविल राइट्स। सो सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। नाउ फंडामेंटल राइट के बारे में समझें तो फंडामेंटल राइट हैं क्या? फंडामेंटल राइट सिंपली आर राइट्स, दे आर राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई दे आर फंडामेंटल? दे आर प्रोवाइडेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एंड सेकेंड थिंग, दे आर जस्टिसेबल। सिंपल, आप कोर्ट में जा सकते हो अपने अधिकारों को इनेक्ट कराने के लिए, पाने के लिए। दे आर पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 12 से 35 इससे रिलेटेड है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला है राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का? सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट 1931 में कराची सेशन में आया था, वहाँ से इन्फ्लुएंस है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस है। नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल राइट? कौन कौन से राइट्स हमारे पास है? देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स in general. First is right to equality. First is right to equality. Article 14, 15, 16, 17, 18 इसके तहत आता है। Right to freedom. Right to freedom Article 19, 18 Article 19, 20, 21, 22. Then comes the third right, right against exploitation, Article 23, 24. Right to freedom of religion, Article 25, 26, 27, 28. Then comes the cultural and educational right, Article 29 and 30. Sixth right is right to constitutional remedies under Article 32. Very very important right. अब यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, एडप्ट किया था, तो उस समय हमारे पास में टोटल 7 राइट्स थे। देयर आर 7 राइट्स इन द प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ देयर आर 6
फंडामेंटल राइट। अभी 6 बचे, एक कहाँ गया, एक सिंपल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, एंड नाउ इट बिकम अ लीगल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर द आर्टिकल 300A। इसको याद रखने वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली साल या 2022 में यूपीएससी ने इसका क्वेश्चन पूछा था। नाउ फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के फीचर्स अगर हम सिंपली देखें, सबसे पहले अवेलेबिलिटी की बात करें तो कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए भी हैं, कुछ फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स सिटीजन दोनों को हैं, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। सिंपल हो गया। तो ऐसे राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के हैं, ऐसे राइट कुछ हैं जो फॉरेनर और सिटीजन दोनों को हैं। तो ऐसे कौन से राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए? याद करने के लिए सिंपल ट्रिक क्या है, 15, 16, 19, 29, 30। तो 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट इज अवेलेबल अगेंस्ट। तो फंडामेंटल राइट हमें किसके खिलाफ मिले हुए हैं, अवेलेबल हैं? दे आर मोस्ट ऑफ देम। तो फंडामेंटल राइट मोस्ट ऑफ देम आर आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, दे आर अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 17, 15 को छोड़कर, बट ओनली आर द वायलेटेड द इंडिविजुअल्स, नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट भी हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टेट के अगेंस्ट है। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट, थर्ड देखें तो नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है? नेचर क्या है? नेचर इनका है सिंपली सम ऑफ द फंडामेंटल राइट प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, सो दे आर इन नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड एज वेल एज अ पॉजिटिव इन कैरेक्टर, बोथ। तो फंडामेंटल राइट नेगेटिव कैरेक्टर के भी हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर भी हैं। नेगेटिव फंडामेंटल राइट का मतलब सिंपल होता है जो सरकार को कुछ करने से रोके, स्टेट को कुछ करने से रोके, दीज आर द नेगेटिव कैरेक्टर। पॉजिटिव क्या होता है? जो सरकार को कुछ करने के लिए आदेश दे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द पॉजिटिव राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर भी कुछ है जो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा, दीज आर द पॉजिटिव इन नेचर। सिंपल हो गया, नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट में आ गया। इसके आगे है अमेंडेबिलिटी। क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है? यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को भी किया जा सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? जस्ट एक कंडीशन है, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है। जस्टिसेबल की बात करें, यस दे आर जस्टिसेबल, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हो, डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32। Then restrictions on a fundamental right. Yes, there are restrictions on fundamental right. Simple, fundamental right are not absolute in nature. There are some reasonable restrictions over the fundamental right by the state. For example, limited by Article 31A, 31B, 31C, 33, 34, 35. सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन करना है, किस तरीके से होगा, किस किस कंडीशन में हो सकता है? यस, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्शन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट याद कर लो भाई साहब। फंडामेंटल राइट, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी केस में कुछ भी हो जाए, आग बरस जाए, फिर भी वो फंडामेंटल राइट कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा आर्टिकल 20 या आर्टिकल 21। कौन कौन से इसमें है? आर्टिकल 21 में है राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसा कुछ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन कन्वेक्शन ऑफ, इन केस ऑफ कन्वेक्शन, ऐसा कुछ है, तो हम देखेंगे वो। देन Article 19 can be suspended only emergency is declared on the war and external aggression। तो Article 19 के लिए क्या गिवन है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके बोलने पर, एक्सप्रेशन पे कब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? जब युद्ध हो रहा हो, वॉर, और एक्सटर्नल एग्रेशन हो। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब युद्ध नहीं हो रहा लेकिन बंदूक चल रही है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, सीज फायर नहीं हो रहा, दैट इज़ अ एक्सटर्नल एग्रेशन। सिंपल हो गया। नाउ आर्टिकल 12 के बारे में अब यहाँ से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट का मतलब सब कुछ होगा। स्टेट का एक वाइडर सेंस में यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है। जो भी एजेंसी, जो भी इंस्टीट्यूशन जो सरकार के साथ में मिल के काम करेंगे, सरकार के लिए काम करेंगे, दीज आर स्टेट अंडर द आर्टिकल 12। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, जो सरकार के साथ में मिल के काम करता है, वो स्टेट कहलाएगा अंडर आर्टिकल 12। सिंपल तरीके से इसको याद कर लो। क्या जुडिशरी भी स्टेट कहलाएगा? यस।
कोर्ट fall within the definition of the state only while they perform their नॉन जुडिशियल फंक्शंस। अगर कोर्ट अपना नॉन जुडिशियल फंक्शंस करते हैं तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, अन्यथा अगर वो जुडिशियल फंक्शन करते हैं तो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अगर वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा। तो स्टेट को स्टेट जज कैसे करेगा? कोर्ट कैसे केस चलाएंगे सरकार के खिलाफ? समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज़ द इंक्लूड इन द आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 किसके बारे में हमें कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कौन कौन से कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे वो अपने आप रद्द हो जाएंगे। तो लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट, all laws in the force of territory of India immediately before the commencement of this constitution, संविधान लागू होने से पहले in so far as they are inconsistent from the provision of the part shall to be extent of such inconsistency be void, अपने आप ही रद्द माने जाएंगे। अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है जो संविधान के पहले हो गया था, उसको ख़त्म अपने आप रद्द हो जाएगा। स्टेट shall not make any law which take away or abridges the rights conferred by this part. Any law made in the contravention of this law clause shall be the extent of contravention be void. कोई भी कानून अगर सरकार बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं तो वो ऐसे कानून सारे के सारे रद्द हो जाएंगे अपने आप। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट ऑफ अदरवाइज रिक्वायर्स, यहाँ पर है अनलेस, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो लॉ का मतलब क्या होगा? लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस भी, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स, है ना। कस्टम्स भी लॉ का पार्ट है आर्टिकल 13 के अगेंस्ट। तो ऐसे कोई भी कस्टम जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है वो अपने आप रद्द माने जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे इंडिया के अंदर। नाउ द लॉ इन फोर्स include law passed by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution and not previously repealed, notwithstanding that any part of thereof may not operation in either in the law particular areas। सिंपल वही चीज़ें हैं, कोई भी कानून जिसने बनाया है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा अपने आप रद्द मान लिया जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, वो कोई भी नहीं होगा। नाउ आर्टिकल 13 रिलेटेड डॉक्ट्रिन, कुछ डॉक्ट्रिन है, कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, थर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर एंड द फोर्थ इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहलाता है, इसको सिंपली समझ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहता है कि द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अमेंडेड टू द एक्सटेंट दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नो मोर इनकन्सिस्टेंट विद द अमेंडेड फंडामेंटल राइट, सो देन सच अ लॉ बिकम्स द वैलिड अगेन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स समझ में आता है, सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, तो फंडामेंटल राइट ऐसे सभी कानूनों को इक्लिप्स कर देगा जो इसका वायलेशन करते हैं। समझ में आ गया? संविधान लागू होने के बाद में यहाँ पर कोई भी अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है जो ये डिक्लेयर करे। सेकंड इज लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी। लॉ ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है व्हेन अ लॉ वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग इंटायर लॉ एज इलीगल ओनली डेट पोर्सन ऑफ द लॉ में बी रिमूव्ड विच इज़ इनकन्सिस्टेंट। कहने का मतलब है कोई भी कानून बनाया, उस कानून के अंदर कोई क्लॉज है जो फंडामेंटल राइट का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, तो उस क्लॉज को हम डिक्लेयर करेंगे इलीगल, ना कि सारे के सारे इंटायर लॉ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जितना हिस्सा वायलेशन करता है उतने हिस्से को ख़त्म करने की ज़रूरत है। डेट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरल क्लॉजेस होंगे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मतलब होता माफ़ करना, कुछ ऐसा। तो व्हेन अ पर्सन इंटेंशनली चूजेज नॉट टू एक्सरसाइज अ राइट ही इज़ precluded from challenging the constitutionality of the law for the benefit of which the right is waived. In India, a person can waive a statutory right but cannot waive the constitutional right. Very very important. तो doctrine of waiver simple कहता है जब कोई भी व्यक्ति when a person intensely chooses not to exercise a right, कोई भी अधिकार आपको परफॉर्म नहीं करना, जैसे आप अगर वोट देने नहीं जाते हो तो आपने वोट नहीं दिया, आपने एक्सरसाइज नहीं किया अपने राइट का, ही इज़ परक्यूलेटेड फ्रॉम चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ विच द राइट इज़ वेव्ड। तो वो उस अधिकार को, उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकता है। सिंपली भारत में स्टैट्यूटरी राइट्स को वेव किया जा सकता है। आप अपने स्टैट्यूटरी राइट्स को नहीं एक्सरसाइज करना चाहते मत करो, बट यू कैन नॉट वेव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं छोड़ सकते हो बिकॉज इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक नेशन। तो जो
लीगल राइट हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, स्टैट्यूटरी राइट है, आप इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी फंडामेंटल राइट, आप अपने फंडामेंटल राइट को नहीं छोड़ सकते हो, सिंपल, राइट टू वोट अपना नहीं छोड़ सकते हो। देन कम्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट कैन ओवर रूल अर्लियर जजमेंट बट द इम्पैक्ट अप्लाई फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव फैक्ट एंड नॉट द रेट्रोस्पेक्ट। सिंपल है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को चेंज कर दिया तो उस जजमेंट को चेंज तो कर सकता है, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आने वाले डेट से लगेगा, मतलब आज की तारीख के बाद लगेगा, आफ्टर, बिफोर नहीं। कोई भी पुराना डिसीजन चेंज नहीं होगा। अगर आपने अपने रूलिंग को चेंज किया है, जजमेंट को चेंज किया, अब इसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर चेंजेस आएंगे, पुराना जजमेंट चेंज नहीं होगा इसके बेसिस पे। सिंपल हो गया। अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स, अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कितना अमेंड किया जा सकता है, कब कब किया जा सकता है, क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में देखते हैं तुरंत से, जल्दी से। वेरी वेरी फेमस जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट के पास में पावर है अमेंड करने का फंडामेंटल राइट, यानी पार्लियामेंट चाहे फंडामेंटल राइट को कभी भी अमेंड किया जा सकता है, कर सकती है। थर्ड, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वाले जजमेंट को चेंज कर दिया। ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल राइट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। देन कम्स द केशवानंद भारती विवाद 1973, KBC केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया, मतलब पार्लियामेंट चाहे फंडामेंटल राइट को चेंज कर दे, हटा दे, कुछ भी कर दे, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 में, इनकी डेट याद रख लेना, प्रीलिम्स में डेट के साथ में क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द आर्टिकल 368(4) एंड 368(5) एज दे curtail द जुडिशियल रिव्यू। द 368 आर्टिकल 368(4) और 368(5) क्या था, सिंपली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, इंदिरा गांधी लाई थी उस समय पे, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो चाहे कुछ और हो। साथ ही साथ में ये भी बोला था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर, मतलब पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया गया था, इंदिरा गांधी ने बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में सब रद्द कर दिया। जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। देन कम्स द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, IR कोलो केस 2007 में IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी लॉ हैं जो 9th शेड्यूल में प्लेस हुए हैं केशवानंद भारती विवाद की डेट के पहले, मतलब 1970 के पहले 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उन सब का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कभी भी। अभी 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, इसको याद रख लो। ज़मींदारी लाने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी जब हटाया गया था तो 9th शेड्यूल का मतलब था कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में सरकार ने डाल दिया है उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज किया गया 2007 में IR कोलो केस में। सिंपल है। नाउ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का मतलब दो है। पहला मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया गया है और इसका नेगेटिव सेंस है क्योंकि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर रहेगा। हर व्यक्ति, अब व्यक्ति चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो या फिर अमीर हो, गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देयर विल बी अ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर एम्बॉडीड आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इंदिरा साहनी केस 1992 में रूल ऑफ लॉ मेंशन है द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर इंदिरा साहनी केस में माना गया था। अभी एक्सेप्शंस क्या है इक्वालिटी का, एक्सेप्शंस क्या है इक्वालिटी, कहाँ पर इक्वालिटी को वायलेट किया जा सकता है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP एंड इम्यूनिटी अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली गई है, गवर्नर को इम्यूनिटी मिली है, MPs MLA को जो प्रिविलेज मिले गए हैं, दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ इक्वालिटी। सेकंड कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट प्रोवाइड इक्वालिटी इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। अगर गरीबों के साथ में एक सा व्यवहार होगा, अमीरों के साथ में एक सा व्यवहार होगा। अगर गरीबों को सरकार की मदद चाहिए तो हम उन्हें सब्सिडी भी देंगे, उनके लिए स्कीम भी लाएंगे, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी लाएंगे और अमीर इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। डैट इज़ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
बट इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता था, हमें कोई लेना देना नहीं है, हर व्यक्ति नागरिक है, तो चाहे गरीब हो अमीर हो, हम किसी की कोई मदद नहीं करेंगे, सब हमारे लिए बराबर है। डेट इज़ नेगेटिव कैनोटेशन, डेट इज़ अ पॉजिटिव कैनोटेशन। सिंपल है, ये ब्रिटिश से लिया गया, ये अमेरिकन से लिया गया। नाउ आर्टिकल 15 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ में। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस किस बेसिस पे नहीं होगा, रिलीजन धर्म के आधार पर, रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इन चीज़ों को याद कर लो। अच्छा, आर्टिकल 15 समझ में आ गया, भेदभाव का अगेंस्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, आर्टिकल 15(1) क्या कहता है, और आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 51 कहता है प्रोहिबिट स्टेट, स्टेट यानी राज्य कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन के ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ, किस किस बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन, आपका एग्जामिनेशन होता है, दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। सिंपल है। आर्टिकल 15(2) प्रिवेंट द प्राइवेट सिटीजन, प्राइवेट सिटीजन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सिटीजन कोई दूसरे नागरिक के साथ में। एक्सेप्शंस कहाँ पर हैं, इस 15 के एक्सेप्शंस क्या हैं, इस एक्सेप्शन को याद कर लो, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। पहला एक्सेप्शन है, द स्टेट कैन मेक द स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन किस किस लिए बनाया जा सकता है, पहला है वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के लिए में। सेकंड SC ST एज आर्टिकल 15(4) फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में ऐड किया था SC ST को रिजर्वेशन देने के लिए। देन कम्स द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी OBC को रिजर्वेशन देने के लिए 2006 में अमेंडमेंट आया था, 93rd अमेंडमेंट। अभी नया अमेंडमेंट कौन सा आया था, आर्टिकल 15(6) ऐड किया गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, EWS को रिजर्वेशन दिया गया। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 15। देन कम्स द आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरियां रहेंगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रहेगा, वहाँ पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके साथ बराबरी होगी। नाउ इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीजन्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। देखो रेसिडेंस एक नया ग्राउंड आ गया यहाँ पर, और डिसेंट एक नया ग्राउंड आ गया जो पहले नहीं था आर्टिकल 15 वाले में। अभी इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, सरकारी नौकरी में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, सेम वही हमने जो पहले देख लिया है, भाई यहाँ पर समझ लेना। पार्लियामेंट कैन डिस्क्राइब, तो पार्लियामेंट डिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस, तो पार्लियामेंट बताएगी रेसिडेंस इज अ कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ठीक है। आपने देखा होगा एक स्टेट PCS जो होते हैं वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है लोकल्स को, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं कर सकता। सिंपल। देन स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस एक एक्सेप्शन हो गया। देन स्टेट परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन अप टू 10% ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो SC ST OBC और EWS को यहाँ पे रिजर्वेशन मिल गया है, आर्टिकल 16 के एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक द पनिशेबल ऑफेंस। तो अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट के लिए, पनिशेबल ऑफेंस के लिए कौन कानून बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। फंडामेंटल राइट के लिए कानून सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है, याद रखिए। पार्लियामेंट मेड टू इनेबलिंग एक्ट टू द एनफोर्स दिस प्रोविजन, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने 2 लॉ बनाए हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सिविल राइट एक्ट 1954, और एक है शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसमें अमेंडमेंट आया था रिसेंटली। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट से बोलते हैं। द राइट अंडर आर्टिकल 17 अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। तो सरकार के साथ साथ ना तो सरकार छुआछूत कर सकती है, ना ही हम और आप, कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। प्राइवेट इंडिविजुअल की बात मतलब ये रहा। आर्टिकल 18 कहता है देयर विल बी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो आज़ादी के पहले जो टाइटल्स चलते थे, राय बहादुर, राजा साहब, इस तरीके से टाइटल नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या पर है, एक्सेप्शन याद रखिए। तो स्टेट के लिए एक्सेप्शंस हैं, मिलिट्री एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टिंक्शन के लिए दिए जा सकते हैं, और लिमिटेशन अपॉन द सिटीजन नॉन सिटीजन होल्ड द NFS ऑफ प्रॉफिट ऑन द स्टेट इन प्लेस ऑफ एक्सेप्शन प्रेजेंट एमोल्यूमेंट फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी विदेशी नागरिक अगर भारत सरकार के लिए काम करता है, नौकरी करता है, तो उसको पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, किसी और देश के लोगों से या फिर देश से उपहार लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। सिंपल है। आर्टिकल 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन rights under the protection of freedom of speech. It guarantees
गारंटीज ऑल सिटीजन 6 राइट। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट हैं। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ 6 राइट ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में कौन बताएगा? आर्टिकल 19 ही बताएगा, कोई और नहीं बताएगा। फर्स्ट पहला राइट क्या है आर्टिकल 19 में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ से पढ़ लो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रोपेड वंस व्यू, है ना, अगेंस्ट द टैपिंग द टेलीफोन एंड अगेंस्ट द बंद, है ना, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट बट नॉट टू स्ट्राइक। डेमोन्स्ट्रेट कर सकते, प्रदर्शन कर सकते, लेकिन आप बंद नहीं बुला सकते, है ना, वो सिंपल। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, देखो ये देखो, फ्रीडम ऑफ साइलेंस अ फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सिंपल है। राइट टू स्ट्राइक जो है वर्कर्स जो करते हैं, लेबरर्स करते हैं, तो एक उनका स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब जो किसी अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिला है, संविधान ने उन्हें अधिकार नहीं दिया है। अब इनके लिए रीजनेबल ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? रीजनेबल ग्राउंड कौन से होगा आर्टिकल 19(1) के लिए? सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस। ये सबसे ज़्यादा बड़े रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऐसा नहीं है आप मुंह खोल के कुछ भी बोलते रहो। अगर आप किसी ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना, इंटीग्रिटी को खतरा नहीं पहुंचा सकते, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते, इस तरीके से लिमिटेशंस रहेंगे हमारी बोलने की आज़ादी पर। देन कम्स द सेकेंड पार्ट, असेंबली पीसफुली एंड विदाउट दी आर्म्स। आपको हथियार लेके इकट्ठा नहीं होना है, आराम से इकट्ठा हो सकते हो, ये आपके पास में फंडामेंटल राइट है। सिंपल। अब यहाँ पर क्या है? पब्लिक लैंड, एक्सरसाइज ओनली ऑन द पब्लिक लैंड, किसी प्राइवेट लैंड पे जाके ऐसा नहीं कर सकते हो। लिमिटेशंस अगेन, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। देन कम्स द थर्ड, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, बनाते हैं ना लोग, यूनियन बना लिया, लेबर यूनियन बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, इस तरीके से। सो राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, और इवन राइट टू नॉट ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन एज फंडामेंटल इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस पर लिमिटेशन, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कोई भी देश को खतरा नहीं होना चाहिए, हमारे देश को किसी प्रकार का खतरा ना हो, सिंपल। चौथा क्या है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत देश के अंदर आराम से घूम फिर सकते हो। राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, देश से विदेश जाने का अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 21 के है। आर्टिकल 19 में है देश के अंदर घूमने का अधिकार, आर्टिकल 21 में है देश से बाहर जाने का अधिकार। यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन है? यहाँ पर लिमिटेशन है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में इंटरेस्ट होगा तो आपका रोक टोक, आपके घूमने फिरने के अधिकार पे भी लिमिटेशन लगाई जा सकती हैं। वेरी रिसेंट एग्जाम्पल इज़ कोविड-19 जनरल पब्लिक के लिए आप कोविड कर देते, आपको बंद कर दिया, मूवमेंट ऑफ द प्रोस्टिट्यूशंस एक्सेट्रास। देन कम्स द फिफ्थ राइट्स, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 5th 6th शेड्यूल में आप घूमने फिरने नहीं जा सकते हो, सेटलमेंट नहीं कर सकते हो आसानी से। देन कम्स द 6th फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस, ट्रेड एक्सेट्रा। तो कोई भी काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, बट यहाँ पर भी लिमिटेशंस हैं। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। इमोरल नहीं होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक इन द वीमेन, और हार्मफुल ड्रग्स नहीं बेच सकते हो। प्रिस्क्राइब द प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए। स्टेट इज एम्पावर्ड टू कैरी आउट बाय इट सेल्फ एंड ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विसेज वेदर टू एक्सक्लूजन, कंप्लीट, पार्शियली। तो स्टेट अपनी मोनोपोली कर सकता है, और ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर सरकार चाहे तो किसी भी चीज़ में बिजनेस को बंद करके अपनी मोनोपोली ला सकती है, सिंपल। वो आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं होगा। देन कम्स द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जब आप अपराधी घोषित होते हो तब आपको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं? पहला है इट ग्रांट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट। कोई भी आर्बिट्रेरी मन चाहे ढंग से आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता है कोई भी कोर्ट, इसलिए अधिकार है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 नेवर बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 21 नेवर बी सस्पेंडेड। हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, कुछ भी हो जाए। 21 का पहला अधिकार है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी कानून जो है जिस दिन वो लागू हुआ उसके पहले वाले तारीख में वो लागू नहीं किया जा सकता, जब से वो लिमिटेशंस ऑन द एनैक्टमेंट ऑफ द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज इम्पोज्ड ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉज, नॉट ऑन द सिविल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज में कोई भी क्रिमिनल लॉज पुरानी डेट से लागू नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए 4 साल पहले से लागू होगा, आज हमने घोषित कर दिया, तो 4 साल पहले जिसने भी उसको वायलेशन किया होगा हम सबको जेल में डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा, सिविल केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है,
only on criminal cases, not in the civil tax cases. Then second is no double jeopardy. आपको किसी भी सेम पनिशमेंट, किसी भी सेम क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती है. एक्सेप्शन क्या है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, हाउएवर नॉट ट्रीटेड एज अ वायलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल्स. सिंपल है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर होती है, डिपार्टमेंटल एक्शन होता है, उसको डबल जेओपार्डी नहीं माना जाएगा. कोर्ट आपको दो बार सज़ा नहीं दे सकता. सिंपल. नेक्स्ट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब है द प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट, थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन. कोई भी आपको खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाधित नहीं कर सकता, है ना, फोर्स नहीं करता. पुलिस आपको आपके खिलाफ फोर्स नहीं कर सकती है. एक्सेप्शन क्या है? बस आपसे थंब इम्प्रेशन ले सकती है, आपसे डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल ले सकता है. दीज आर नॉट द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 20. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी कभी भी सस्पेंड नहीं होता है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नो पर्सन सेल बी डेप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी. किसी भी व्यक्ति को उसकी अपने जीवन से हाथ नहीं धोने पड़ेंगे और अपनी पर्सनल लिबर्टी से नहीं छीन लिया जाएगा. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय लॉ. अगर किसी को मौत की सज़ा भी देनी है तो कानून के तहत देनी पड़ेगी, कानून को फॉलो करते हुए देना पड़ेगा. इसमें पहला केस आता है गोपालन केस 1950 में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 21 के तहत इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन. आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के लिए है, नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन एक्शन. तो ऐसे कहा है अगर कानून बना दिया जाए फिर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. जब तक कानून नहीं है तो किसी को भी मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता है, कानून के तहत ही उतारा जा सकता है. ठीक है, सिंपल. आपकी जान ली जा सकती है कानून के तहत, और कानून जैसा बना दिया जाए तो फिर हो गया था. अगर कानून बना दिया गया है, इसको मान लीजिए हथौड़े मार के मार लिया जाए तो वो वायलेशन नहीं होगा. 1950 में गोपालन केस में ऐसा बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने. लेकिन मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया एंड हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल नॉट only against the arbitrary executive action but also against the arbitrary action of the legislative action. तो ऐसा है कि कानून भी कुछ भी नहीं बन सकता है, मन चाहे ढंग से कानून भी नहीं लाया जा सकता. हथौड़े मारने से मौत करना कोई हंसी खेल नहीं है. इस तरीके से आप किसी की जान नहीं ले सकते हो. मेनका गांधी केस, मानेका केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला. देन कम्स द ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द सुप्रीम कोर्ट. देन टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 को, राइट टू लाइफ को धीरे धीरे बढ़ाते गया है. फॉर एग्जाम्पल राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अंडर द सुभाष कुमार केस स्टेट ऑफ बिहार 91 में बोला गया था. इसको मेंस में आपके लिए आंसर लिखने के लिए आता है, बट प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. तो राइट टू शेल्टर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना. इस तरीके से इसको याद रखो. राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस में कौन से केस में क्या राइट आया था ये भी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में. राइट टू हेल्थ इज आर्टिकल 21. राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट 21. सिंपल हो गया. देन कम्स द आर्टिकल 21A. आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 21A. तो क्या बोलता है? It mandate the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 year. 6 साल से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपलसरी एजुकेशन. तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2002 में, उससे आर्टिकल 21 ऐड किया गया. तो राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल 21A. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002. सिंपल है. इन द परसुएंट ऑफ आर्टिकल 21A पार्लियामेंट एनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सरकार ने लाया, जिससे राइट टू एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली लीगल राइट बन गया. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही, फंडामेंटल राइट तो है ही, लीगल राइट भी बन गया. थैंक यू सो मच. यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर. लव यू ऑल. थैंक यू.